फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी क्या कर चुके हैं हम? बैलेंस शीट। अब हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट अगर डिफरेंट थी तो ये काफी ज्यादा डिफरेंट है, बट खुशी की बात ये बहुत छोटी सी चीज है एज कंपेयर टू द बैलेंस शीट। द साइज ऑफ द बैलेंस शीट, द कंटेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट, ये उसका 10% भी नहीं है, बट ये भी बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज बी केयरफुल, बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है। सब कुछ सेम, फेस पे कोई आइटम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मेजर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आएंगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब हमने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बनाए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, तो उसमें हमने सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। तो इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट्स में बनती थी, ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। कंपनीज के केस में एक ही स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक ही चीज बनती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट अलग अलग से नहीं बनता। अब क्योंकि एक ही स्टेटमेंट बन रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट अलग से नहीं पता चलता, नेट प्रॉफिट अलग से नहीं पता चलता। एक ही ओवरऑल प्रॉफिट आता है, वही आपका नेट प्रॉफिट है, तो अलग से नहीं आता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग से नहीं आता। तो सर वो तो वहां भी नहीं आता था, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जा सकता था। तो यहाँ पे भी जो भी निकालना है आपको अलग से ही निकालना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग से नहीं बन रहे, ट्रेडिंग में डायरेक्ट इनकम्स आती थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम्स आती थी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। यहाँ पे सब कुछ एक साथ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब कुछ एक साथ। तो ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो वर्टिकल फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट है। बैलेंस शीट जो थी वो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 में। पहला, अब यहाँ पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस तो है नहीं, पहले आते हैं रेवेन्यूज, फिर आते हैं एक्सपेंसेस। रेवेन्यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एक अदर इनकम। तो ध्यान से देखना, पहला रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कुछ नहीं, आपका नेट सेल्स ही है। नेट सेल्स क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, जो नेट सेल्स आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो आपका मेन कोर बिजनेस है, उससे जो आपने पैसा कमाया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ सेल्स ही आता था क्रेडिट साइड पे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई स्क्रैप सेल्स हैं, अगर कोई स्क्रैप सेल्स हैं तो वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही मानी जाती है। स्क्रैप सेल्स, मैं फर्नीचर का काम है मेरा, मैं टेबल चेयर बेड ये सब बनाता हूँ, वेस्टेज होती है फर्नीचर में बहुत ज्यादा, तो वो जो स्क्रैप में कबाड़ी को बेचा, कह रहा वो भी आपके मेन काम से ही डिराइव हुआ है, वो आपकी डायरेक्ट इनकम ही माना जाएगा, रेवेन्यू ऑपरेशंस में ही आएगा। एक सेकेंड, स्क्रैप सेल्स रिपीट करूंगा। जैसे मेरी फर्नीचर का काम है मेरा, मैं टेबल चेयर बेड ये सब बनाता हूँ, तो जब भी कोई आप वुड वर्क कर रहे हैं तो उसमें वेस्टेज काफी होती है, कट पीसेज हो सकते हैं, और भी वेस्टेज होती है लकड़ी के बिजनेस में और बहुत सारे बिजनेसेस में। यस सर। तो जो आपके बिजनेस का ही काम था, उसकी जो वेस्टेज थी उसको बेच के भी अगर कुछ पैसे आ रहे हैं तो वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ही आएंगे। तो सेल्स तो आती है नेट सेल्स, सेल ऑफ स्क्रैप भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपका कोर बिजनेस है, जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी इनकम आई वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। अब इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एक नॉन फाइनेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, बट मूविंग फॉरवर्ड हमें ये ध्यान देना होगा कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि कौन सी इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, डायरेक्ट इनकम है, कौन सी इनडायरेक्ट है। फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उनके लिए तो इंटरेस्ट अर्न करना उनका बेसिक मेन इनकम ही वही है।
लेकिन बाकी सब वही नॉन फाइनेंस कंपनी। अब जैसे मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, वो जो फीस आ रही है मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। बैंक में मैंने एफडी करा दी, इंटरेस्ट अर्न करा मैंने, क्या वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा? नो सर। यस और नो? नो सर। नो। नो। तो वो कहाँ आ जाएगा? अदर इनकम में। तो अदर इनकम क्या होती है? आपकी इनडायरेक्ट इनकम। तो जो 11th में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते थे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता था, वो सब आपकी अदर इनकम है। अदर इनकम में क्या क्या आता है? रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स अभी थोड़े से दे रहा हूँ, आ जाएगा, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता था, अब फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए तो जो वो इंटरेस्ट अर्नड है, उनका तो मेन इनकम ही वही है, तो उनके लिए वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आता होगा। उनके लिए जो बाकी है इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो सब अदर इनकम में आता होगा। बट ये सेग्रीगेशन अभी बाद में, पहले जनरल फॉर्मेट अंडरस्टैंड करते हैं फ्रॉम अ नॉन फाइनेंस कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना? क्योंकि फाइनेंस कंपनीज के अपनी कुछ एक्सेप्शन है, उनका नेचर ऑफ बिजनेस ही अलग होता है। तो नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम बाकी सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। पहले आ गए रेवेन्यू। रेवेन्यू में दो ही सब हेडिंग्स हो सकती हैं, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। इसके आइटम्स, इसकी कैलकुलेशन नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगे। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या होता था? डेबिट साइड पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे डायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट इनकम। तो डेबिट साइड पे आते थे एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग में डायरेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो एक ही वर्टिकल फॉर्मेट है, तो एक्सपेंसेस सारे एक ही लिस्ट में। तो ध्यान से देखना, आराम से एक एक करके समझेंगे। पहला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। हमने एक चैप्टर करा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या सुना था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वैसे ही निकलेगा ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, बट किसका? मटेरियल्स का। तो अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपके पास रॉ मटेरियल्स होते होंगे। तो सबसे पहला एक्सपेंस का सबसे पहला सब हेड है, ये सब हेड है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। सेकंड, परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड किसे कहते हैं? अगर आप कुछ बना बनाया सामान खरीदते हैं, अगर आप कोई ट्रेडर हैं तो आपने कुछ बना बनाया सामान खरीदा आगे बेचने के लिए, तो और कुछ नहीं, आपके ये नेट परचेजेस ही हैं। चेंज इन इन्वेंट्री, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री किस किस चीज की हो सकती है? चेंज इन इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस की होती है, स्टॉक इन ट्रेड की। ये एक ही पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है। तो ए मटेरियल कंज्यूम, बी परचेजेस, सी चेंज इन इन्वेंट्री है। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो इकोनॉमिक्स में होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वो इकोनॉमिक्स में होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वहां पर्पस अलग था कैलकुलेशन का, वो तो वैल्यू एडेड मेथड। यहाँ पर्पस है कि मेरा इस साल का खर्चा कितना है स्टॉक से रिलेटेड। कह रहे जब साल शुरू हुआ तो पहले से 50,000 का सामान पड़ा था, तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो डेबिट साइड पे दिखाते थे ओपनिंग स्टॉक, तो मतलब उस पीरियड का एक्सपेंस मानते थे, तो ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड पे आ जाता था क्लोजिंग स्टॉक, के एंड में मेरे पास 10,000 का सामान बच गया, तो क्रेडिट्स, क्रेडिट्स मेरे एक्सपेंसेस को रिड्यूस करते थे या इनकम को बढ़ाते थे। तो डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स, ओपनिंग स्टॉक 50, क्लोजिंग स्टॉक 10, तो नेट इंपैक्ट तो एक्सपेंसेस ऑफ 40 माना जाता था। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट तो है नहीं, तो इसलिए आपको सेट ऑफ करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। चेंज इन इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस की हो सकती है, स्टॉक एंड ट्रेड की हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइटम चेंज इन इन्वेंट्री। कहां से डिराइव हुआ चेंज इन्वेंट्री? ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, तो ध्यान से देखना एक बारी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस
नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर रहे होते हैं उस पीरियड का एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेजेस आपके सेपरेटली आ ही गए। तो जो चेंज इन इन्वेंट्री है और कुछ नहीं, आपका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर कहाँ यूज होता था, अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, नेट सेल्स जिसको अब हम बोलते हैं आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको अब हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। तो यहाँ पे भी आपको कहाँ काम आएगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने में, कि चेंज इन इन्वेंट्री और कुछ नहीं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक ही है। नेक्स्ट, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, वेजेस, सैलरी, स्टाफ वेलफेयर, उनके एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट का खर्चा, ग्रेचुइटी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का खर्चा, प्रोविजन क्रिएट करना, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता था। एक्सपेंसेस एम्प्लॉई से रिलेटेड जो उस साल खर्चे हुए हैं वो सब कहाँ आएंगे, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस पैसा रेज करने का खर्चा। फाइनेंस कॉस्ट मतलब पैसा रेज करने का खर्चा। पैसा रेज करने का खर्चा, आपने कोई लोन लिया, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने डिवेंचर्स इशू करे, डिवेंचर इशू से कोई भी खर्चा हो उससे रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, कोई भी लॉस है, वो सब फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी नीचे दोबारा रिपीट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बैंक से लोन बोरो करा, मैंने बैंक से लोन बोरो करा, तो लोन बोरो करते हैं तो लोन प्रोसेसिंग फीस पे करते हैं, तो लोन प्रोसेसिंग फीस फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि लोन लेने की वजह से ही वो फीस देनी पड़ी। एक होते हैं बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होते हैं, बैंक चार्जेस, आपने डेबिट कार्ड लिया है उसके एनुअल चार्जेस होंगे, चेकबुक आती है उसके एनुअल चार्जेस होते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, लोन लो या ना लो वो चार्जेस तो आपको, क्योंकि बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देने ही पड़ेंगे, वो फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आते, वो अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। लोन प्रोसेसिंग फीस फाइनेंस कॉस्ट में आता है, बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंसेस में आता है, बी केयरफुल। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट्स पे होती है, अमोर्टाइजेशन इनटैंजिबल एसेट्स पे होती है। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और कोई भी खर्चा जो इसमें किसी पर्टिकुलर हेड में ना आ पाया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट, और कभी कभी वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस कुछ भी दिखा देते हैं वहां पे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अदर एक्सपेंसेस में क्या है, वो नोट्स टू अकाउंट्स में ही गिवन होगा, वो नोट्स टू अकाउंट्स में ही गिवन होगा। डिफरेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू के दो सब हेड्स हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, अदर इनकम आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। एक्सपेंसेस में 7 सब हेड्स हैं, 7 सब हेड। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर परचेजेस, नेट परचेजेस, फिर चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट में क्या आता है, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स बताएंगे। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, पहले आपने निकाला टोटल रेवेन्यू, फिर आपने निकाले टोटल एक्सपेंसेस, फिर सीरियल नंबर्स का ध्यान रखना, बेटर रहेगा इसी ऑर्डर में हम दें। फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स पे करने से पहले जो होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, कुछ कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। क्या कि फाइनेंस कॉस्ट वाला जो पॉइंट आपको बताया,
स्क्रैप सेल्स वाला आपको जो पॉइंट बताया अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस कर लूंगा, बट फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इतना ही। चेंज इन इन्वेंट्री एक इंटरेस्टिंग आइटम था, बाकी सारे हेड्स एंड सब हेड्स आपको एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में ही याद करने पड़ेंगे। पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।